नमस्कार। कक्षा 7वीं सुलभ भारती, विषय हिंदी, पहली इकाई, पद्य क्रमांक 2, फूल और कांटे। प्रस्तुतकर्ता श्री डोंगरे एलबी, जनता इंग्लिश स्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय दिंडोरी, नासिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की फूल और कांटे ये जो दूसरी कविता है ये विस्तार से देखेंगे। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिवंश। उनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1947 में हुई। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आज हम जो कविता देखने जा रहे हैं, इस कविता में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। ये बात इस कविता के माध्यम से वे विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये कविता हम गायन के रूप में देखेंगे। गायन हमारी स्कूल की संगीत विशारद देशपांडे मैडम, इनके साथ हम गायन करेंगे तथा उसके बाद हम इसका भावार्थ विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, चलिए कविता गायन करते हैं मैडम जी के साथ। जन्म लेती जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। जन्म लेती जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके किसे होते नहीं। छेद करे कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले ढंग से है सदा देता कलीज के खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल के बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो दोस्तों, आपने मैडम जी के साथ गायन किया, उसके पश्चात लय के साथ अच्छी तरह से सुना, आपको अच्छा भी लगा होगा। अब हम इस कविता का भावार्थ विस्तार से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। उन्हें एक ही पौधा छोटे से बड़ा बनाता है तथा प्रकृति से मिलने वाली सारी चीजें समान रूप में बंटवारा करता है। जैसे प्रकृति से मिलने वाली चीजें अगर देखा जाए तो रात के समय आकाश में चमकने वाले तारे, सितारे, चांद, इन से मिलने वाले जो शीतल चांदनी है वह समान रूप में फैलाता है। उसी प्रकार
फूल और कांटे दोनों को ही ये समान रूप में पौधा बंटवारा करता है। उसी की प्रकार दूसरा और भी अगर एक दृश्य देखा जाए तो सबको वो मन को आकर्षित करने वाला होता है। जैसे आकाश में बहने वाले मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल। जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो सारे पेड़ पौधों पर अपना जो मीठा जल होता है वह समान रूप में बंटवारा करते हैं। जैसे कि फूल हो या कांटा हो, जैसे कि कोई किसी दूसरे पौधे पर होने वाला फूल हो या फल हो या और भी कुछ, समान रूप में ये मेघ उन्हें पानी का बंटवारा करते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो हवा होती है, फूलों के आसपास बहने वाली शांत और तेज किसी भी प्रकार की हवा हो, वो फूल और कांटों को समान रूप में ही बंटवारा करती हैं। परंतु प्रकृति से कौन सी चीजें लेना है या नहीं लेना है, लेने वाले पर ही निर्भर होता है। जैसे कि फूल प्रकृति से सारी चीजें लेकर अपनी अच्छाइयां प्रस्तुत करते हैं और कांटे प्रकृति से सारी चीजें लेकर भी अपनी बुराइयां ही प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए फूल और कांटे इन दोनों में स्वाभाविक भिन्नता दिखाई देती है। जैसे अगर आगे देखेंगे तो इससे पता चलता है कि कांटा अक्सर उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है तथा पीड़ा पहुंचाता है या हमेशा दुख ही पहुंचाता है। वो किसी भी काम नहीं आता है। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए तो कांटा जो वरवसन का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुंदर, या वसन का मतलब होता है वस्त्र। वो सुंदर वस्त्रों को फाड़ने का ही काम कर देता है। इसीलिए कांटा सबको खटकता है, ठीक नहीं लगता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांटे की और भी एक बुराइयां दिखाई देती है। यहाँ पर वह अपने पास आने वाले सारी तितलियों को पंख कतर कर देता है और उनके पास आने वाले मधुमक्खियां, भौरे, उनके शरीर को वह छेद कर देता है। इसी कारण कई मधुमक्खियां तथा भौरे घायल हो जाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए फूल की तरफ तो फूल हमेशा अपने पास आने वाले तितलियों को प्यार से गोद में लेती है। इतना ही नहीं, अपने पास आने वाले मधुमक्खियां हो, भौरे हो, उन्हें मीठा रस पिलाती है। भौरे का मतलब होता है भौरा या उसे दूसरा शब्द है भ्रमर। मतलब उन्हें अपने पास जो अनूठा रस होता है वह उन्हें पिलाता है। इतना ही नहीं, फूल और भी एक बात करता है, जो उनके पास मदमाती सुगंध होती है तथा अलग अलग रंगों की जो छटाएं होती है, उसी कारण सबको वह मन को आकर्षित करता है। और देखिए, इन दोनों में तुलना अगर करें तो अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है और जब फूल देखा जाए तो उनके गुणों के कारण वो देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। शीश का मतलब होता है सिर। यदि इससे पता चलता है यदि हमारे काम अच्छा रहे तो उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं। अगर हमारे काम बुरे हैं तो किसी उच्च कुल में जन्म लेने से काम नहीं। अगर हमारा काम अच्छा है तो कहीं भी हमने अगर जन्म लिया तो वह सफल बन जाता है। इससे हम ये
एक सुवचन कह सकते हैं कि कर्म की मुक्ति आनंद में और आनंद की मुक्ति कर्म में होती है। जैसे कर्म करते समय फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने भावार्थ देखा। अब इस कविता के ऊपर कुछ हम स्वाध्याय भी देखेंगे। वो स्वाध्याय इस प्रकार होंगे। तो देखिए, कृति पत्रिका हम देखेंगे। ये कृति पत्रिका आप यहाँ पर ठीक तरह से उत्तर आपकी कॉपी में लेखन करना है। प्रश्न क्रमांक 1, फूल और कांटे को उपलब्ध समानताएं। तुरंत आप 4 उत्तर इसे लेखन करना है। मैं कुछ आपको समय देता हूं और उसके उत्तर भी मैं बताने वाला हूं। आपने जो उत्तर लेखन किए उसकी जांच पड़ताल इसके साथ आप कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं। पहला उत्तर, एक ही सी चांदन की चांदनी। दूसरी जो समानता है, एक सी हवा का बहना। तीसरी, फूल और कांटों के बीच की समानता है, एक ही पौधे द्वारा भरण पोषण करना। और चौथी समानता है, एक सा मेह का बरसना। तो देखिए दोस्तों, आपने जो लेखन किया उसके साथ इसका जांच पड़ताल कीजिए और आपने उत्तर देखिए। जिन्होंने नहीं लेखन किया वह इससे देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, फूल का व्यवहार। फूल का व्यवहार कैसा रहा? वह तितलियों के साथ कैसा और भौरों के साथ कैसा? इसका उत्तर आपको संक्षेप में लेखन करना है और संजाल में उसका उपयोग करना है। जैसे तितलियों के साथ तितलियों को गोद में लेना और भौरों के साथ व्यवहार मीठा रस पिलाना। हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न व्याकरण के आधार पर होगा। शब्द संपदा। इस कविता लय युक्त है, गेयता है, इसलिए इस कविता में लय युक्त शब्दों को आपको लेखन करना है। जैसे उदाहरण के रूप में पालता, डालता, ये लय युक्त शब्द है। ऐसे और 4 शब्दों को आपको ढूंढकर लेखन करना है। और अंतिम प्रश्न है मुक्तोत्तरी प्रश्न। इस प्रश्न को आप 10-12 पंक्तियों में लेखन कर सकते हैं। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों? इस प्रकार के प्रश्न आप लेखन करें। इस कविता को हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की और इससे हमें ये संदेश मिलता है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही ऊंचा बन सकता है। आप भी जीवन में अपने कर्म अच्छे और उचित हो।